नमस्ते। एक कहावत है कि अमेरिका छींकता है तो बाकी दुनिया को सर्दी लग जाती है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी मुद्रा डॉलर दुनिया के 60% व्यापार को संतुलित रखती है। लेकिन एक दुश्मन देश जो हमेशा भारत की तबाही के ताने बाने बुनता है और हर उपलब्धि से चिढ़ता है, आज भारत से बिना युद्ध के ही अपनी मौत मर रहा है। भारत ने सिर्फ चंद फैसले लिए हैं जिसका असर उसकी आर्थिक व्यवस्था के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ा है और आज हर मोर्चे पर यह देश अलग थलग हो गया है। भारत का यह दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, जिसकी स्थिति ठीक अपने आयरन ब्रदर की तरह हो चली है। अब इस देश को लकवा मारने की ओर है। चीन ने भारत को हमेशा ही जख्म दिए हैं। 1965 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके एक बड़ा भूभाग कब्जा लिया था। इसके अलावा उसे जब भी अवसर मिला उसने भारत को जख्म देने की कोशिश की है। पर 2014 के बाद भारत की विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे में आमूलचूल परिवर्तन आया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही भारत का कद चीन को चुनौती दे रहा है। लेकिन चीन की गाड़ी के पहिए विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां 1 अरब 40 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। परंतु उसकी अर्थव्यवस्था इस समय कई समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें धीमी विकास दर, युवाओं में भारी बेरोजगारी, रियल एस्टेट संकट और चीन के ऊपर चढ़ता भारी कर्ज है। चीन के लोगों पर घरेलू और विदेशी कर्जों की इतनी मोटी छत चढ़ चुकी है कि जिसके पार अंधेरा ही अंधेरा है। हाल के वर्षों में चीन ने दुनिया में करीब 240 अरब डॉलर यानी 19,75,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। चीन के ही डेटा के मुताबिक 2022 के अंत तक उसकी 31 राज्य सरकारों पर कुल 5.1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 420 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जबकि IMF के आंकड़े बताते हैं कि चीन पूरी तरह झूठ बोल रहा है। राज्यों पर वास्तविक कर्ज 9.5 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 782 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर है। अब चीन के राज्यों के मुकाबले भारत के राज्यों की तस्वीर भी देख लीजिए। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी पर 2021 तक कुल कर्ज 69,47,000 करोड़ रुपए के लगभग था। इसमें ज्यादातर कर्ज रेवड़ी कल्चर की वजह से चढ़ा है, यानी चीन के राज्यों की तुलना में भारत के राज्यों पर यह कर्ज 10% से भी कम है। चीन जो GDP के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कर्ज के मामले में उसकी हालत लगातार बदतर होती जा रही है और वह एशिया का दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर बढ़ रहा है। जानकर हैरानी होगी कि चीन के ऊपर कुल भारी कर्ज 13,000 अरब डॉलर से भी ऊपर पहुंच गया है। यानी भारत और पड़ोसी देशों की तुलना करें तो चीन सबसे अधिक कर्ज में है। भारत पर कुल विदेशी कर्ज 570 अरब डॉलर के लगभग है। इस तरह हर भारतीय के हिस्से में 460 डॉलर का कर्ज बढ़ता है, जबकि चीन के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 8,972 डॉलर की देनदारी बनती है। यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो हर मदरसा पैदाइश पर करीब 1,270 डॉलर से ज्यादा की उधारी है। यानी यह उन गद्दारों के मुंह पर तमाचा है जो अपने ही देश को नीचा दिखाने की साजिशों में जुटे रहते हैं। अगर भारत के ऊपर 570 अरब डॉलर का कर्ज है तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से भी अधिक है। लेकिन चीन के ऊपर 13,000 अरब डॉलर की देनदारी है। वहीं पाकिस्तान के खजाने में 8 अरब डॉलर है तो उस पर 284 अरब डॉलर का बकाया है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर और औद्योगिक क्रांति ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2022 की तुलना में 2023 में चीन के निर्यात में 14.5% की बड़ी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, उसके आयात में 12.4% की कमी दर्ज की गई है, जबकि भारत का औद्योगिक उत्पादन 5.7% बढ़ गया है, जबकि पिछले साल यह वृद्धि 3.7% थी। चीन अब डूबते जहाज में तब्दील होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में विश्व की जिन कंपनियों ने चीन में अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, उनमें से अधिकतर कंपनियां चीन से बाहर निकल रही है। पिछले सालों में 56 कंपनियां वियतनाम, भारत और दूसरे देशों में चली गई है, जिसके चलते चीन में बेरोजगारी की समस्या ने अब एक विकराल रूप ले लिया है। चीन में बेरोजगारी दर 42% को पार कर गई है, जिसके बाद बीजिंग की सड़कों पर फिर से ठेले और रेहड़ियां नजर आने लगी है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, चीन में इसके ठीक उलट हो रहा है। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन में महंगाई में भारी गिरावट आई है। इससे देश की इकोनॉमी पर डिफ्लेशन का खतरा मंडराने लगा है। महंगाई तभी बढ़ती है जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो और उसकी उपलब्धता कम होती है।
जबकि मंदी तभी आती है जब वस्तु ज्यादा हो और खरीदार कम हो। परंतु चीन में लोग खरीदारी को लेकर कंजूसी बरत रहे हैं और युआन को बचाना चाहते हैं, जिससे मांग में कमी आई है। आपको यह भी बता दें कि महंगाई में तेजी से गिरावट को डिफ्लेशन कहा जाता है। महंगाई में कमी होने के बाद ग्राहक सस्ते में कोई चीज खरीद सकते हैं, लेकिन इससे बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता है। बाजार में वस्तु की ज्यादा मात्रा और खरीदारों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में सप्लाई और मांग में अंतर होने के कारण डिफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है, जिसका शिकार अब चीन हो रहा है। दूसरे देशों को कर्ज बांटने की नीति पर चीन ने 2010 के बाद काम करना शुरू किया था। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, केन्या जैसे देशों को मुश्किल से उबरने के लिए चीन ने कर्ज दिया। इस पॉलिसी को चीन ने बड़ी चालाकी से लागू किया था। उसने बाहरी स्रोतों से सस्ते ब्याज पर कर्ज लिया, लेकिन उसी धन को उसने मोटे सूद पर दूसरे देशों को बांट दिया। इन देशों ने चीन से इसलिए कर्ज लिया क्योंकि उसका ब्याज अगर ज्यादा था तो शर्तें बहुत आसान थी। मगर यह कर्ज केवल कर्जदार देशों की मुसीबत ही नहीं बना, बल्कि चीन के गले की हड्डी भी बन गया। इन देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और वह चीन से कर्ज को रिस्ट्रक्चर या फिर कर्ज माफ करने की अपील कर रहे हैं। जबकि चीन ने इन देशों में जितने प्रोजेक्ट लगाए उनमें से 90% से ज्यादा आज तक पूरे नहीं हुए हैं, या फिर धन के अभाव में उन देशों की सरकारों ने थक हार कर बंद कर दिए। यानी प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आने की उम्मीद थी वह पूरी तरह धराशायी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि अब चीन ने दूसरे देशों को कर्ज देने में आनाकानी शुरू कर दी है और पाकिस्तान, जो चीन का आयरन ब्रदर कहा जाता है, उसको कई परियोजनाओं में लोन देने से इनकार कर दिया है। लेकिन भारत है कि द्रुत गति से विकास कर रहा है। भारत सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर पहुंच गया है। अब भारत सीमा पर चीन से कंपटीशन ही नहीं कर रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत की यही नीति इस दुश्मन को मार रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।